इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वातंत्र्य का प्रादुर्भाव यूरोप के पुनर्जागरण के परिणाम के स्वरूप हुआ, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को जन्म दिया। ये क्रांतिकारी सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इस क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उनके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस का पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्गदर्शन प्रशस्त किया। चूँकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन करना होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, उसे उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था, फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। लंबे समय तक चल रहे युद्धों के कारण, आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता को अत्यधिक करों के बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। अतः क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीकों से की जा सकती है। राजनीतिक कारण। फ्रांस की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बूर्बोन राजवंश के लुई 14वें के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद शासक अयोग्य सिद्ध हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वें गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोयनेते के साथ हुआ, जो उत्सवों में काफ़ी रुपया लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती थी। राजा के वर्साय स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे, मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% हिस्सा इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका ने 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन के से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी, लिवरे से अधिक का कर्जा बढ़ गया था। राजनैतिक कारण। निरंकुश एवं अयोग्य शासन। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। अत्यधिक केंद्रीय कारण की नीति। स्वायत्त शासन का अभाव। मेरी अंतोयनेत का प्रभाव। पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपनी नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों की वृद्धि के लिए बाध्य किया। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। यद्यपि जनरल स्टेट्स संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुईस 14वां की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था, अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथों में निहित हो गई थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव था।
राजा की निरंकुशता की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और पद वंशानुक्रम होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसों के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का ही निर्णय होता था। फ्रांस की राजनीतिक मानचित्र 1789 ईस्वी। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह की शासन व्यवस्था संचालित स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा होता था। फ्रांस के हर जगह वर्साय के राजमहल की ही प्रधानता थी। राजा के अलावे मेरी अंतोनेट के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र में बिल्कुल खिलाफ हो गई। सन 1789 तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावले होने लगे। उस समय वहाँ कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। सामाजिक कारण: प्रथम स्टेज पादरी वर्ग क्लर्जी, द्वितीय स्टेज कुलीन वर्ग नोबिलिटी, तृतीय स्टेज बड़े व्यापारी व्यवसाय एवं शिक्षित वर्ग, किसान एवं शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर। ऐसे बटा था फ्रांसीसी साम्राज्य। सामाजिक कारण: 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात 30 श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट यानी क्लर्जी थे, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे स्टेट अभिजीत वर्ग यानी नोबिलिटी था, जिसमें लगभग 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी, जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ये अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सैकड़ों सड़कों का निर्माण सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर आदि शामिल थे, जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था, बोर्गीजियस, जिन्हें फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग में सबसे अधिकांश असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी कुलीन जैसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होनी चाहिए, न कि वंश। सामाजिक कारण: मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता, सामाजिक असमानता से असंतोष, कृषकों की दयनीय स्थिति। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमान व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता था कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। द नोबिलिटी फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। आर्थिक कारण: असमान कर प्रणाली,
भूमि कर, धार्मिक कर, अन्य सामंती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर एवं सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष, विदेशी विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डमाडोल कर दी थी। प्रति वर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। यह कर व्यवस्था असमान और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति टैक्स फॉर्मर कहलाते थे। ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश की क्रांति कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे की भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। किसान को भूमि कर टैले चुकाना पड़ता था। इसके अलावा टिथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराने आदि भी की सामंती कर के रूप में इन्हें देना पड़ता था। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन व दिन दयनीय होती जा रही थी। करों के आर्थिक बोझ के अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज के व्यापक बेगारी की समस्या ने भी अहम भूमिका अदा की। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इसी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर घरेलू उद्योग धंधे विनष्ट हो जाने से बेरोजगार हो गए थे। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। इनके अलावा अव्यवस्थित शासन व्यवस्था में फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया था। फ्रांसीसियों के जीवन में एकरूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तरह तरह के प्रतिबंध जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात कर, सामंतवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। इन बंधनों में जकड़ रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था। व्यापारी चाहते थे कि देश की व्यापार को हर तरह से बंधनों में मुक्त करा दिया जाए। इस तरह असंतोष एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार में देश को विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ फिजूल खर्ची जो लुई 16वां एवं मेरी अंत्योनेत अपने ऐश आराम एवं भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे ने राजकोष को प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में सरकार मितव्ययी से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने पर ज़्यादा केंद्रित थी। सैनिक कारण, नियुक्ति में असमानता, कम वेतन का निर्धारण, खराब भोजन की व्यवस्था। फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि के वे रुष्ट थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। उच्च पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, बिना अभियोग के व्यक्ति को गिरफ्तार करना, कानूनों में एकरूपता का अभाव। फ्रांस में सभी तरह के स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अभाव था। वहाँ राजधर्म कैथोलिक धर्म था और प्रोटेस्टेंट्स धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, व्यक्ति स्वतंत्रता का भी अभाव था। राजा या उनका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिसको लेटर्स द कैचेट कहते थे। फ्रांस में कानूनों में भी एकरूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे।
किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उनके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। बौद्धिक कारण। मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी जिसमें शिक्षित वर्ग के लोग तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। इसमें प्रमुख मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। रूसो का चित्र। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए इसका प्रबल समर्थक था। मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो रूसो की पुस्तक थी, में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा यानी जनरल विल को संप्रभु माना। अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदरो के बृहत ज्ञानकोश, इनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्को जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज के आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण को आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की महान क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लैफाते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया था, जिससे वहां गणतांत्रिक शासन का स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया। इससे एक और भी तरह से क्रांति को बल दिया। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया था कि उसे संभालने के लिए देश के लिए असंभव बन गया था, और अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। टेनिस कोर्ट शपथ का चित्र है। क्रांति का घटनाक्रम। सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई। इसके लिए 5 मई सन 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट से क्रमशः 300 प्रतिनिधित्व एवं तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। तभी तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधियों ने विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा यह शपथ ली कि राजा को शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं होता, यह सभा भंग नहीं होगी। राजा के द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। लोगों का नेतृत्व मिराबियो एवं ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे।
यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने का पक्षधर था। बैस्टिल का पतन। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य कारागृह बेस्टाइल को घेर लिया। बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र के निरंकुश शासन का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल की फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासक के पतन का प्रतीक था। फ्रांस 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुईस 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा, लेकिन नेशनल असेंबली देश के लिए अधिक अधिनियम बनाने लगी। इस सभा को 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के अधिकार को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजे दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा भी नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे कि जिनके अनुसार कर का भार सभी वर्गों के समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। मानव और नागरिकों का अधिकार। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यद्यपि लुईस 16वां ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गई। विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1772 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाए के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्ध से जनता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती थी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। आतंक का राज्य। रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था, अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज्य स्थापित किया। 14 महीने में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी दे दी गई। रॉबेस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से ही अधिक उम्र वाले को मतदान का अधिकार देकर, चाहे उनके पास संपत्ति हो न हो, चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराधी लुईस 16वां पर मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1993 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में मेरी अंतियोनेत को भी फांसी दे दी गई। रॉबेस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानूनों का संकलन कराया। उपनिवेशों में गुलाम बनकर भेजने की प्रथा समाप्त की। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त किया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। इन सभी को रॉबेस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए। उनकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय में 17
ने जुलाई 1794 में उसे मृत्यु दंड दिया। इसके बाद सन 1795 ईस्वी में नया संविधान बन गया, जिससे फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की गई। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू की। उसके सुधार कार्यों के तत्कालीन फ्रांस के उत्थान में काफ़ी सहयोग किया। क्रांति का परिणाम, पुरातन व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति में वहाँ की पुरातन व्यवस्था एनिसेंट रेजिमी को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्षता राज्य। इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ। जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकार को सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस में के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति के महत्ता पर बल दिया, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा की। परिणाम, पुरातन व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना, व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति, समाजवाद का प्रारंभ, वाणिज्यिक व्यापार में वृद्धि, दास प्रथा का उन्मूलन, सरकार का शिक्षा का उत्तराधित्व, राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत, महिला आंदोलन। समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों को पक्ष लिया। उनके राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी की गई। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर, अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों से हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य कर एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस के दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया, यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश ने से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। फ्रांस में अभी तक चर्चा में शिक्षा का प्रबंध था, अब इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई थी। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थाएं एवं शोध संस्था फ्रांस में खोले गए। राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। महिला आंदोलन। फ्रांस की में समाज में परिवर्तन लाने का उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाओं भी शामिल हुई। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम की संस्था का गठन किया, जिसमें ओलंपस दे गूज नाम की नेत्री की अहम भूमिका थी। इसके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया। परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिले। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया गया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। अन्य देशों पर प्रभाव। इटली पर प्रभाव, जर्मनी पर प्रभाव, पोलैंड पर प्रभाव, इंग्लैंड पर प्रभाव। अन्य देशों की क्रांति पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान अब इटली और जर्मनी देशों में पहुंचा। तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। उसने उन देशों के नागरिक को राष्ट्रीयता के संसद देने का कार्य किया। इटली पर प्रभाव। इटली पर इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति इस बात से विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित
लड़ाई की तैयार की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण की मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को बल दिया। पोलैंड पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। पहले यह रूसों, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया। एक लंबी अवधि का प्रयास के फलस्वरूप विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड भी की आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। फिर भी इस कारण इतना अधिक असर इंग्लैंड में देखा गया कि वहाँ जनता में सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधार मार्ग प्रशस्त हुए। भविष्य में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के विकास से इस क्रांति को बहुत अधिक योगदान था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप। फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप में संबंध विषय में कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक था, अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों की होती थी। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चित करने के पहले देखना आवश्यक होता था कि उस क्रांति को क्या क्या कारण थे। उस क्रांति में समाज के किस वर्ग में लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया, उस क्रांति से किस वर्ग के लोगों को अधिक लाभ हुआ। कई इतिहासकारों ने सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई मध्यम वर्गीय क्रांति कहा। उनके अनुसार इस क्रांति को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगह दूसरे विशेषाधिकार वर्ग के शासन स्थापित किया। फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी। ये यदा-कदा सरकार को कर्ज देने का काम करते थे, लेकिन सत्ता में इनकी कोई भी सहभागिता नहीं होती थी। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु मध्यम वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जन चेतना का जागृत करना क्रांति को अवश्य भावी बना दिया। जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्यम वर्ग थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग थे जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। यह सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथों में नहीं आई। 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की स्थापना हुई, तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों को स्पष्ट कर दिया गया कि क्रांति पर बुर्जा वर्ग हावी हो गया। इस क्रांति के मध्यम वर्ग को भी लाभ हुआ। साधारण जनता को मताधिकार भी नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली में एक कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रांतिकारी का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग पादरियों तथा सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए था। सन 1789 से 1715 तक शासन में मध्यम वर्ग का अधिकार रहा। यही कारण था कि जैकोबिन दल के आतंक का राज्य स्थापित का सरबराह वर्ग को राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था। उपरोक्त तथ्यों को देखकर हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यम वर्गीय था, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों की ही इसमें विशेष कारण के रूप में क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के एक युग का सूत्रपात किया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की नींव पड़ी, मानव अधिकारों की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप के अन्य देशों ने इन विचारों को प्रभावित हुए और वहाँ भी सुधारों एवं नए युग का सिलसिला शुरू हुआ।